वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका फिर से C3 इंस्टीट्यूट में। हम आपके लिए कॉलेज की वीडियो जबरदस्त जल्दी अपलोड किए जा रहे हैं क्योंकि आपके अगले महीने से पेपर है। आपका ये जो अप्रैल का मंथ चल रहा है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि भी आज 6 अप्रैल हो गई, उसके बाद ये अप्रैल कब खत्म हो गया, फिर मई के एग्जाम भी आपके पास आ गए, है ना। और उसमें फिर आपको ये कंफ्यूजन रहती है कि हम अब पेपर के पास में इंपॉर्टेंट क्या करें, मानते हैं ना। तो आपको यही सॉल्यूशन दे रहा है हमारा C3 इंस्टीट्यूट, ताकि आपके पेपर के अंदर जो जो इंपॉर्टेंट आपको लगे कि भी हमें इंपॉर्टेंट यही करना चाहिए, या फिर सर ने यानी इंस्टीट्यूट के द्वारा आपको ये चीजें बताई गई है, ये टॉपिक्स बताए गए हैं, इंपॉर्टेंट आपको क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना, तो हम उसी के बारे में सारी बात करेंगे। क्योंकि पेपर के पास हमारे पास इतना भी टाइम नहीं होता कि मैं आपका ज्यादा टाइम लूं और आपको मैं ज्यादा से ज्यादा उनको ब्रीफली यानी वो चीजें करवाऊं। मैं आपको सिर्फ इतना ही बता सकता हूं कि इंपॉर्टेंट है, उनको लिखना कैसे है, क्या करना है ना। तो वीडियो को देखते रहिए और अंत तक पूरी वीडियो को देखते रहिए। क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्या होता है कि बीच बीच में आपके इंपॉर्टेंट, जैसे मान लो अभी मैं जो टॉपिक करवा रहा हूं उस टॉपिक के अलावा कोई दूसरा सब्जेक्ट भी है, मैं उसके लिए भी आपको बोल देता हूं कि भी ये इंपॉर्टेंट है, तो वो हम उसमें भी वो ट्रीटमेंट करते हैं, है ना, उनकी एडजस्टमेंट करते हैं। ठीक है, तो अब हम यही बात कर रहे हैं कि जो आपका मैंने अभी प्रीवियस वीडियो जो अपलोड की थी उसके अंदर मैंने इनकम टैक्स को शुरू किया था। अब आप लोगों को मैंने कुछ 9 चैप्टर लिखवाए थे। जिन बच्चों ने अभी तक मेरी वीडियो नहीं देखी है, लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, वो बच्चे मेरी वीडियो ज्यादा से ज्यादा लाइक करके सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ जो वीडियो अपलोड प्रीवियस वीडियोस हैं वो उन्हें देखते रहिए ताकि उनको कोई दिक्कत ना हो। एडवांस कॉर्पोरेट अकाउंट भी मैंने अपलोड किया हुआ है, अगर बच्चा देखना चाहे तो वो भी देख सकता है। और साथ ही साथ अब इनकम टैक्स की हम बात कर रहे हैं, मैंने आपको 9 चैप्टर लिखवाए थे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेट ऑफ और क्लबिंग ऑफ इनकम। ठीक है, वो हम बीच बीच में उसके बारे में बात करते रहेंगे। ठीक है, तो आज हम सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट डिडक्शन की बात करेंगे। अब कई बच्चों के माइंड में ये चल रहा है कि सर डिडक्शन 80C टू 80U तक इतने हैं कि भी हमें सारे याद नहीं रहेंगे। तो डोंट वरी, आपको सारे याद करने की जरूरत भी नहीं है। आपको सिर्फ मैं ऐसे 7-8 डिडक्शन या मान लो 8-9 ही डिडक्शन ऐसे बताऊंगा, क्योंकि 20 एक डिडक्शन होंगे, है ना। तो 20 में से आपको सिर्फ 8-9 डिडक्शन ही बताऊंगा जो आपके पेपर में आएंगे, चाहे वो बच्चे GGU के हो, चाहे वो बच्चे CDLU के, या फिर जिन स्टूडेंट्स के पास इनकम टैक्स सब्जेक्ट है, चाहे वो CA लेवल का ही बच्चा क्यों ना हो, उनके लिए भी यही चीज है कि जो डिडक्शन आपको अभी बताए जाएंगे, इंपॉर्टेंट आपको करवाए जाएंगे, उसमें से आप लोग क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट आप उनको याद करिए। क्योंकि अभी आपके पास काफी टाइम है कि आप टॉपिक तो याद कर ही सकते हो। ठीक है, इतनी किताबें हैं, 6-7 किताबें होती है हर सेमेस्टर की आपके पास, मिनिमम 6-7 है, 5 भी होती है किसी के स्टूडेंट के। तो उन स्टूडेंट्स को यही मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो मैं आपको करवाऊं आप उन पे भी ध्यान दीजिए और अपना थोड़ा सा अलग टाइम निकाल के थोड़ा सा सब्जेक्ट को अलग पढ़िए। ओके, तो हम शुरू करेंगे आज आगे कि इनकम टैक्स के अंदर जो आपका डिडक्शन वाला चैप्टर है, डिडक्शंस। ठीक है, डिडक्शन में आपका 80C टू 80U तक के सेक्शंस की हम बात कर रहे हैं। उसमें से आपके मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं, हम उसी के बारे में अभी बात करेंगे। हाँ जी फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स आप समझ रहे हैं। तो आज हम क्या करेंगे, जो जो आपके इंपॉर्टेंट सेक्शंस होंगे हम उन सेक्शन का ब्रीफली यानी जो आपको ब्रीफली देना चाहिए, समरी आपको मिलनी चाहिए, यानी जो आप लिख सको पेपर के अंदर, तो मैं उन्हीं इंपॉर्टेंट की समरी आपके लिए लेकर आऊंगा और वही आपको पेपर के अंदर लिखनी है। तो आपको जल्दी समझ में भी आएगा कि ये करना कैसे होता है ना। अब लेकिन एक बात और है, आपने जो पिछले सेमेस्टर में प्रीवियस सेमेस्टर जो आपका गया जिसके अंदर आपने टैक्स पढ़ा, उस टैक्स के अंदर आपने 5 हेड्स पढ़े थे। 5 हेड आपके थे, तो मैं एक बार रिपीट कर देता हूं फिर से। इनकम फ्रॉम सैलरी होती है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। उन 5 हेड को मिला के ग्रोस टोटल इनकम आती है। तो इन सब का रिलेशन उसी से है जो ये डिडक्शन 80C टू 80U के अंदर मिलती है वो टोटल इनकम पे ही काउंट होती है। लेकिन डिपेंड करता है कि वो जो पर्सन है, एसएससी है, करदाता, जो टैक्स पे करने वाला है, वो किस, समझ रहे हैं, वो किस हेड से इनकम कमा रहा है और उस इनकम को वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है ताकि पॉलिसी उससे ली जा सके।
समझ रहे हैं, अमाउंट डिडक्शन उसको दी जा सके, टैक्स उससे लिया जा सके। अब आप ये देखिए यहां पे आपको एटीसी ये आपको चीज दिखाई दे रही है, एलआईपी कंट्रीब्यूशन इन पीएफ, ये सब आपको दिखाई दे रहा है ना। लेकिन अब आपको ये लग रहा है कि भी बुक्स में भी ऐसी चीजें हैं और सर भी यही लिख रहे हैं, तो हमारा फायदा क्या है ना। तो मैं आपको इसी चीज के बारे में आज क्लियर कर रहा हूं। तो सुनिए, सबसे पहले हम बात करते हैं एटीसी की। एटीसी के अकॉर्डिंग क्या होता है, जो आपका एलआईपी होता है, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम और कंट्रीब्यूशन इन प्रोविडेंट फंड, कंट्रीब्यूशन इन प्रोविडेंट फंड, समझ रहे हैं ना मेरी बात को। तो ये एटीसी के अकॉर्डिंग आता है। अगर कोई भी पेपर के अंदर आपसे पूछ लिया जाए कि एलआईपी की डिडक्शन बताओ या फिर कंट्रीब्यूशन इन पीएफ बताइए, समझ रहे हैं, तो आपको एटीसी का एक्सप्लेन करना है। और दोनों में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, आपको सिर्फ कुछ वहां शर्तें बदल जाएगी और उसमें कुछ भी नहीं होगा। ओके, चलिए, एटीसी, एलआईपी और कंट्रीब्यूशन इन पीएफ ये समझ में आया। ये दो ही केस पे लागू होता है, एक तो 1% और एक एचयूएफ। एटीसी है, एलआईपी और कंट्रीब्यूशन, एलआईपी का मतलब समझ गए ना, लाइफ इंश्योरेंस है, तो वो कंपनी का नहीं हो सकता, वो किसका होता है, 1% का। और जो कंट्रीब्यूशन पीएफ करता है वो भी प्रोविडेंट फंड में जो कंट्रीब्यूशन करता है वो भी एक पर्सन के द्वारा किया जाता है, इसलिए इसका रिलेशन 1% या एचयूएफ, समझ रहे हैं, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली 1% और एचयूएफ के अकॉर्डिंग उसके अंदर जाता है, समझ रहे हैं। तो एटीसी में मैक्सिमम डिडक्शन 150 है। जो भी पर्सन एसएससी, समझ रहे हैं ना, करदाता जो भी टैक्स पे ही होता है, अगर वो मान लीजिए 150 से ज्यादा 170 डिपॉजिट करवा देता है, कंट्रीब्यूट करता है, तो भी उसे 150 से ज्यादा अमाउंट में ब्याज नहीं मिलेगा, ओनली 150 तक इंटरेस्ट मिलता रहेगा। बात समझ में आई। अब हम बात करते हैं 1% और एचयूएफ के लिए, दोनों के लिए कंडीशन क्या है कि उनको भुगतान यानी पेमेंट कैसे होती है। तो सुनिए, जो उन्होंने प्रीमियम भरा, प्रीमियम समझते हैं सारे, जो उन्होंने किस्तें भरी एलआईसी की या कंट्रीब्यूशन इन पीएफ में, यानी हर महीने वो दे रहा है, ठीक है। दोनों केसों के लिए एक ही रूल चलेंगे, हम इन्हीं की बात कर रहे हैं। तो प्रीमियम और पेड, सबसे पहले याद रखना, टैक्स पे कोई भी हो सकता है, जो टैक्स पे करता है, जो इनकम कमा रहा है ना, वो टैक्स पे ही है, चाहे वो आप चाहे उस करदाता की पत्नी हो, चाहे वो वयस्क बच्चे हो, मेजर चाइल्ड हो, कोई भी हो, वो सारे टैक्स पे ही माने जाएंगे जो इनकम कमा रहे हैं। ओके, चलिए, तो 1% हो चाहे एचयूएफ हो, इसके अंदर क्या है, जो प्रीमियम और जो वो पेड कर रहा है, समझ रहे हैं, इन दोनों में से आपको ये देखना है कि रियल कैपिटल अमाउंट कौन सी है, ठीक है। आपको थ्योरी के अंदर ये लिखना है, प्रैक्टिकल में देखना पड़ता है। थ्योरी के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं देखना, सिर्फ आपको इतना ही लिखना है कि रियल कैपिटल अमाउंट, ओके, वास्तविक पूंजी राशि, उसका 20% से ज्यादा उसे डिडक्शन नहीं मिलेगी अगर वो 1/4/12 से पहले की है, समझ रहे हैं। अगर 1/4/2012 से पहले की है तो रियल कैपिटल अमाउंट यानी इन दोनों का जो रियल कैपिटल अमाउंट आएगा उसका 20% ही उसे डिडक्शन मिलेगा। और अगर रियल कैपिटल अमाउंट 31/3/12 के आफ्टर यानी पश्चात ली गई है तो उसे सिर्फ 10% ही डिडक्शन मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। अब कई बच्चों के माइंड में ये चल रहा है कि 1/4/12 और उससे पहले ही 31 मार्च 12 आ गया, तो एक दिन के अंतर में यहां 10% कैसे कम हो गए, है ना। तो अब आपको यही बता रहा हूं कि 31/3/2012 है वो आपका क्लोजिंग ईयर में काउंट होगा, जो प्रीवियस ईयर कहलाता है। 1/4 है वो आपका असेसमेंट ईयर यानी करंट ईयर शुरू हो जाएगा। यहां पे तारीख नहीं, पूरा ईयर ही चेंज हो गया है, और पूरा ईयर चेंज होने के बाद ही उन्होंने ये डिफरेंस देखा है। अब ये जो आपको मैंने डाटा लिखकर दिए हैं ये पुरानी बुक्स में है, आपकी नई बुक्स में सिर्फ ये चीजें चेंज हो सकती है तो है, वरना नहीं है, ये चीजें सेम रहेगी। कि एटीसी किसके लिए बना है, एटीसी आपका एलआईपी और कंट्रीब्यूशन पीएफ के लिए बना है, किसी और के लिए नहीं बना, समझ रहे हो। चलिए, तो अगर कोई भी पॉलिसी 31/3/13 के पश्चात ली गई है, आफ्टर है, ये ध्यान रखना, यहां बिफोर रहेगा और इन दोनों के पश्चात है, ये आफ्टर चलेगा, तो 15% से ज्यादा डिडक्शन नहीं मिलेगी। बात समझ में आई, यहां तक समझ में आया। यही एचयूएफ का रूल है, यही एचयूएफ का रूल है कि जितना एलआईपी और कंट्रीब्यूशन करेगा
उसमें भी यही होता है कि रियल कैपिटल अमाउंट है वो 20% रहती है डिडक्शन की। क्यों? क्योंकि वो 1/4/12 से पहले लिया गया है, चाहे एचयूएफ का मेंबर कोई भी हो। और अगर 10% कब रहती है? जब वो 31/3/2012 के पश्चात होगा, और 31/3/13 के पश्चात है तो कितना? 15% डिडक्शन लास्ट है, उससे ऊपर नहीं है। और कंट्रीब्यूशन करने वाला जो पीएफ में होता है वो हमेशा कौन होता है, आप बता सकते हो? ठीक है, वो हमेशा कर्मचारियों के द्वारा नहीं होता। कभी भी पीएफ में जो कंट्रीब्यूशन किया जाता है वो हमेशा इंप्लॉयर होता है, कर्मचारी नहीं करते। मालिकों के द्वारा, यानी जो इंप्लॉयर होता है वो सोशल कंट्रीब्यूशन जो करते हैं उसके अकॉर्डिंग ही काम किया जाता है। समझे? तो कंट्रीब्यूशन इन पीएफ, प्रीमियम एंड पेड, ये चीज समझ में आई आप लोगों को। एटीसी है, अब बात करते हैं एटीसी के अंदर। आपको पॉइंट्स पता है, 1% में काफी पॉइंट है, एचयूएफ में काफी पॉइंट है। तो आपके पेपर के अंदर सिंपल पॉइंट आएंगे कि एलआईपी और कंट्रीब्यूशन इन पीएफ के बारे में एक्सप्लेन कीजिए। तो आप इन दोनों के पॉइंटों को मिलाकर भी आप ये लिख सकते हो जो आपको अभी बताया गया है, और इससे आपका एटीसी, यानी अगर पेपर में सिंपल एटीसी पूछता है तो 15 नंबर का क्वेश्चन कवर हो गया। चलिए ये आप नोट कीजिए, ठीक है, नोट कीजिए। फिर हम अगले सेक्शन की बात करते हैं जो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, फिर आपके लिए देखते हैं। हाँ जी स्टूडेंट्स, समझ में आया ना आपको? एटीसी, एटीसी के अंदर आपका क्या होता है? सारा एलआईसी, सोशल कंट्रीब्यूशन, जो प्रोविडेंट फंड वाला कंट्रीब्यूशन है वो लिया जाता है ना। अब हम बात करते हैं अगले सेक्शन की। मैं आपको सारे के सारे नहीं करवा रहा, आप ये मत सोचिए कि भी एटीसी के बाद सर ने एटीडी लिख दिया। अरे मैं आपको बता चुका हूं कि जो आपके लिए इंपॉर्टेंट सेक्शंस होंगे सिर्फ मैं उसी का एक्सप्लेनेशन करूंगा और उसी के बारे में आपको पेपर के अंदर लिख कर आने, उससे भी ज्यादा नहीं है। और सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट बात बताऊं आपको, थ्योरी के अंदर आप साथ ही साथ एक छोटे छोटे कोई प्रैक्टिकल भी हो वो भी तैयार कर लिया करें। क्यों? क्योंकि इस सेक्शन से रिलेटेड अगर कोई छोटा सा प्रैक्टिकल है तो वो रटा रटा है उसमें आप लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि बाय चांस अगर आप प्रैक्टिकल थ्योरी की कोई लाइनें भूल जाओ तो प्रैक्टिकल के अंदर वो आपका कवर कर देती है, ठीक है, जिससे चेक करने वाले को ये लगता है कि हाँ भी बच्चे को नॉलेज तो बहुत अच्छी थी लेकिन उसे थ्योरी उस टाइम या तो याद नहीं रही या उसे टाइम नहीं मिला। तो आप लोगों को क्या करना है, थ्योरी के साथ एक उसका एग्जाम्पल जरूर याद कर लिए। तो एटीसी के बाद हम बात करते हैं एटीडी की। जितनी भी बीमारियां, चिकित्सा, मेडिकल वगैरह, और मैंने आपको स्टार्टिंग में भी ये बात बोली थी ना कि इंग्लिश और हिंदी कोशिश रहेगी कि मैं दोनों मीडियम के बच्चों को ये चीजें करवाता रहूं ताकि किसी को कुछ समझने में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो एटीडी जितना भी है हेल्थ चेकअप से रिलेटेड है, रोग चिकित्सा मेडिकल जितने भी हैं वो एटीडी के अकॉर्डिंग में जाते हैं। किसमें जाते हैं? एटीडी। एटीडी के अंदर जो भी एसएससी होता है, चाइल्ड होता है, फादर मदर होते हैं, उसमें क्या होता है कि 5000 रुपीज तक ही एक्सपेंसेस मान्य किए जाते हैं। यानी मान लो उन्होंने चेकअप करवाया, अब चेक करवाने के बाद एटीडी के अकॉर्डिंग उन्होंने चेकअप करवाया, चाहे वो बच्चे का हो चाहे माता पिता या किसी का हो, चेकअप करवाया, खर्चा आ गया 7000 रुपए, तो 5000 रुपए तक उन्हें डिडक्शन मिलेगी, 2000 रुपए उन्हें पे करना पड़ेगा। ओके, करना पड़ेगा। उसके बाद वो पेमेंट को कैसे भी किया जा सकता है, वो कैसे भी ले सकते हैं, कैश भी दे सकते हो, चेक भी ले सकते हो, वो उनकी मर्जी होती है। अब उसके बाद डिडक्शन अमाउंट में क्या है? डिडक्शन अमाउंट में अगर एसएससी और चाइल्ड है, एसएससी और चाइल्ड यानी टैक्स पे करने वाले हैं तो उन्हें डिडक्शन मिलती है 25,000 रुपए। कितनी? 25,000। और सीनियर सिटीजन के लिए है 50,000। कितनी है? 50,000 रुपए। ये है उनके हेल्थ चेकअप के लिए। किसमें है ये? हेल्थ चेकअप के लिए, समझ रहे हो। अब चेकअप के बाद कोई भी प्रॉब्लम का इलाज हो तो 80DD, 80DD सिंपल। सिंपल का मतलब यहां पे है एसएससी की बात कर रहा हूं, वहां पे उसे डिडक्शन मिलेगी 75,000। और जो आपका क्या कहते हैं सीनियर सिटीजन, सीनियर सिटीजन है उसको मिलेगी 125 लाख, 1,25,000। समझ रहे हैं? 1,25,000 उसे डिडक्शन मिल जाएगी। और साथ ही साथ मेरी बात याद रखना, जो अब आपको ये सेक्शन करवा रहा हूं उसमें आपको आगे इसी सेक्शन के आगे इनके एक एक एग्जांपल दे रखे हैं जो आपके पॉइंट क्लियर कर रहे हैं। तो आप इनके 7, 8, 9 जो 3 एग्जांपल हैं वो क्लियर कर लेना। तीसरा आता है 80DDB में है ये सारे चिकित्सा यानी मेडिकल जो भी प्रॉब्लम्स, बीमारियां हैं, इलनेस है, उनसे रिलेटेड है, ठीक है। तो 80DDB के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो उनको अमाउंट मिलती है वो एंडिंग में कट कर आती है। तो अब याद रखना, पहले वो क्या करता है एसएससी उसका पेड कर देता है।
क्या कर देता है, पेड कर देता है। अब जो उसने पेड किया, ये अमाउंट फिक्स की गई है 40,000। ये मत सोचिए कि 40,000 मैंने अपनी मर्जी से लिखी है, आप अपनी मर्जी से लिख सकते हो, ऐसा नहीं होता। जितना वो पेड करे और टैक्स 80DDB के अंदर जितना वो पे करता है और 40,000, उन दोनों में से जो कम होता है वही डिडक्शन मिलेगी। और डिपेंडेंट का मतलब यहां पे डिपेंडेंट सीनियर सिटीजन की ही बात हो रही है, जिनकी आयु 60 प्लस है। इनकम टैक्स अकॉर्डिंग, यानी जो माता पिता अपने बच्चों पे डिपेंड रहते हैं, वरिष्ठ यानी सीनियर सिटीजन होने के बाद उन्हें क्या होता है कि उनके बच्चे ही उनको संभाल करते हैं, सब कुछ वही करते हैं। तो डिपेंडेंट का मतलब जो पेड किया गया है और जो 1 लाख है, मान लो उन्होंने 50,000 पे कर दिया और 1 लाख है, उन दोनों में से जो कम है वही उसको डिडक्शन मिलेगी, चाहे वो 90,000 पे कर दे। समझ रहे हैं, 90,000 और 1 लाख में से जो कम है वो उनको डिडक्शन मिलेगी। तो एटीसी के अंदर सारा आपको बता दिया, LIC और वो है। और रूल सभी के लिए एक ही कॉमन व्यक्ति चलते हैं, एक तो 1% चलता है और एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, हिंदू अविभाजित परिवार। तो याद रहेगा, अगर आपके पास क्वेश्चन पेपर में आ जाता है, वैसे तो आपके पेपर के अंदर डायरेक्ट वो चीज लिखी हुई आएगी कि इसका एक्सप्लेन करो, इसका एक्सप्लेन करो, बट आपको यह पता होना चाहिए, कई बार क्वेश्चन घुमा के दे दे कि भी चिकित्सा से संबंधित, समझ रहे हैं, मेडिकल से रिलेटेड सेक्शन का एक्सप्लेनेशन करो। बच्चों को यही नहीं माइंड में आता कि भी मेडिकल से रिलेटेड एक्सपेंसेस थे कौन से, और सॉरी सेक्शन कौन से थे। तो सेक्शन याद रखना, मेडिकल वाला 80D, 80DD और 80DDB ये है, और कंट्रीब्यूशन LIC वगैरह के अंदर वो करता है तो 80C है। क्या है, 80C है। एग्जाम्पल देख सकते हो 7, 8, 9 है जो इस डिडक्शन वाले चैप्टर में है। उस डिडक्शन में आपको 80D की पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। अच्छा, उसके अंदर एक बात और याद रखना, जितने भी आपके इनकम फ्रॉम सैलरी है उनकी स्टैंडर्ड डिडक्शन कितनी है, 50,000। कितनी है, 50,000 है। और साथ ही साथ में जो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है वो आपने पिछले बार पढ़े होंगे, एक्चुअल रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, ये सब आपने पढ़ा होगा। वो सब करने के बाद आपने 30% ऑफ एबी एनुअल वैल्यू का घटाया था ना। क्यों, वो सब हमें क्यों निकालना पड़ता है, वो इसलिए निकालना पड़ता है बच्चों, क्योंकि उन्हें क्या होता है कि टोटल इनकम पे डिडक्शन मिलती है। टोटल इनकम का मतलब पहले तो वो अपने 5 हेड से इनकम देखेगा कि वो वहां कहां से पैसा आ रहा है, ठीक है। वो होने के बाद आपने एक लास्ट में लाइन देखी होगी, जब उन 5 हेड को जोड़ा जाता है, उनके सेक्शंस घटा दिए जाते हैं, तो क्या आता है, लेस अंडर सेक्शन 80C to 80U, तो टोटल इनकम आती है। तो 80C to 80U ग्रोस टोटल इनकम में से माइनस करते हैं, समझ रहे हैं। तो ग्रोस टोटल इनकम में से 80C to 80U, ये 80D, 80C, 80DDB एंड 80D ये उसके अंदर आते हैं ना। तो वो आप माइनस करोगे, माइनस करने के बाद जो आएगा आंसर वो उसकी टैक्सेबल टोटल इनकम होगी। टैक्स सब घट गया, टोटल इनकम कहलाएगी। ओके, आप ये इतने नोट कीजिए, फिर हम आपको अगले सेक्शन के बारे में बता। डिडक्शन पूरा होगा, ये चिंता करने की जरूरत नहीं कि आप ये सोच रहे हो कि सर आज कितना करवाओगे। आज डिडक्शन का चैप्टर पूरा होगा, मैं आपको सिर्फ मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्शन ही एक्सप्लेन करूंगा। बढ़िया, आप वो समझो, ठीक है। और अपने दोस्तों को भी जोड़ते रहिए, उनको कहिए कि चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अंत तक देखते रहिए, जिससे आपको इसका भी बेनिफिट मिले और फ्रेंड्स को भी इनका बेनिफिट मिले। कल को पेपर के अंदर अगर आपको मान लो 80C याद नहीं है और दूसरे दोस्त को याद है, तो आपके भी बेनिफिट है। आप कहां फोन पेपर के अंदर लेके जाओगे कि हाँ भी सर की वीडियो वहां कान में लगाए, दूजे लगा लिए और दूजे लगा के वहां पे सुन लो, और सुन के वो लिख दो जो भी सर ने बोला था, पास हो गया, है ना। फोन तो अलाउ ही नहीं है। तो इसलिए आपको मैं यही कह रहा हूं कि आप लोगों को जो मैं लिखवा रहा हूं वो आप लिखते भी रहिए, याद भी कीजिए, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। ओके, तो हम अगले सेक्शन की भी बात करते हैं। 1 मिनट के लिए आप ये लिख लीजिए सारा का सारा, ठीक है। अब अगले सेक्शन की बात करेंगे। हाँ जी स्टूडेंट्स, समझ में आया ना आप लोगों को। 80C, 80DD, 80DDB समझ रहे हैं। तो ये चीज है। अब हम बात करते हैं 80G की। जितने भी डोनेशन की अगर वो बात करता है तो 80G के अंदर वो सारा का सारा डोनेशन रिलेटेड डिडक्शन क्या मिलेगी, वो सारा का सारा मैंने आपके लिए यहाँ लिख दिया है। लेकिन सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि डोनेशन जो है, समझ रहे हैं, जो आपका ये डोनेशन की बात कर रहा है 80G की,
अब एटीजी के अंदर जो डोनेशन की बात कर रहा है उसके अंदर उसको क्या डिडक्शन मिलेगी और डोनेशन होता क्या है। तो सुनिए, डिडक्शन तभी मिलेगी जब वो मनी के फॉर्म में हो, यानी अगर आपने डोनेशन कैश के रूप में यानी चेक के रूप में या इसके रूप में दिया है ना, तो ही डिडक्शन एलिजिबल होगी। अगर कोई कंबल, वस्तु, थिंग्स, गुड्स के रूप में अगर आपने डिडक्शन दी है तो वो डिडक्शन में काउंटर नहीं होगी। समझ रहे हैं? तो याद रखना। अब इसके याद रखना, एटीजी के अकॉर्डिंग डोनेशन जो होता है उसकी डिडक्शन, डोनेशन आपके दो टाइप्स के होते हैं, एक तो अनलिमिटेड डोनेशन और एक होता है लिमिटेड डोनेशन। अनलिमिटेड और लिमिटेड डोनेशन जिसे हम कहते हैं क्वालिफाई अमाउंट्स। अनलिमिटेड होता है जिसकी कोई सीमा नहीं होती, लिमिटेड है जिसकी सीमा होती है, और उन दोनों का डिडक्शन सेम है, लेकिन दोनों में सेक्शन का फर्क आएगा। सुनिए कैसे। अनलिमिटेड डोनेशन है डिडक्शन दो केसों में मिलती है, एक तो 100% मिलती है और एक 50% मिलती है। और अगर लिमिटेड डोनेशन है उसमें भी आपको 100% मिलती है और 50% मिलती है, लेकिन लिमिटेड डोनेशन है वो अंडर 80C टू 80U के अकॉर्डिंग जाता है, लेकिन 80G के सेक्शन को वो काउंटर नहीं करेगा, अनलिमिटेड में करेगा। बस यही फर्क है, बाकी दोनों सेम है, अमाउंट कितनी भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात, अब 100% डिडक्शन और 50% डिडक्शन ये आपके बुक्स में भी दे रखे हैं। जो मुख्यमंत्री मुद्रा कोष है ये पीएम वाले हैं, जो सेंट्रल के होते हैं उसमें 100% डिडक्शन और स्टेट के अंदर 50% डिडक्शन है। ओके, कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जो वो दोनों को 100 दे देता है। 100% जैसे अर्थक्वेक आ गया, स्टेट में आ गया तो वहां 100% डिडक्शन है, वहां पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, कोई सीमा नहीं है उस अमाउंट की, आप कितना भी डोनेशन कर सकते हो, लिमिटेड है अनलिमिटेड है कितना भी कर सकते हो। तो वो डिपेंड करता है उस केस पे कि वो कौन से के अंदर 100% है और कौन से के अंदर 50% टैक्स लगता है। समझ आई बात ये। अब बात करते हैं 80GG की। 80GG ये 80G में था, 80G के अंदर डोनेशन से रिलेटेड है, ये इतनी बात कर रहा है। और उसके बाद ये बात कर रहा है 80GG की। 80GG जो है डिडक्शन रेंट पेड रिलेटेड है। अब आप लोगों ने क्या किया था कि रेंट पेड कलेक्टेड वाला टॉपिक किया था। ठीक है, रेंट पेड कलेक्टेड किसके अंदर था? अगर आपको ध्यान हो तो इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, बिल्कुल था ना। तो उसके अंदर भी ऐसी चीजें आती थी और इसके अंदर भी है। आपको सिर्फ ये याद रखना है, रेंट पेड रिलेटेड अगर 80GG का सेक्शन लगे तो उसमें क्या डिडक्शन मिलेगी। अगर याद रखना, टोटल इनकम का रेंट अगर उसने 10% से ज्यादा दे रखा है, एक तो ये नोटिस करोगे या निकालोगे, एक टोटल इनकम का 25%, टोटल इनकम का 25% और 5,000 रुपीज पर मंथ, 5,000 रुपीज पर मंथ। समझ रहे हैं? तो इन तीनों में से जो कम होगा वो आपका रेंट पेड रिलेटेड डिडक्शन उसको मिल जाएगा, जो एसएससी होगा। समझ रहे हैं? ध्यान से सुनिए, दोबारा देखिए। जो भी वो टोटल इनकम कमा रहा है, टोटल इनकम तो उन पांचों को जोड़ के अंडर सेक्शन घटाकर टोटल इनकम आएगी। उस टोटल इनकम का फिर से 80GG अगर घटाना है आपको ग्रोस टोटल इनकम की, तो आपको क्या करना है, टोटल इनकम को देखना है। ठीक है, टोटल इनकम रेंट, समझ रहे हैं, रेंट का 10% से ज्यादा अगर टोटल इनकम से निकलता है, यानी मान लीजिए रेंट उसका निकल गया फॉर एग्जांपल कि कितना भी रेंट हो सकता है, मान लो भी कोई बिल्डिंग का किराया है, मान लो 10 लाख रुपए किराया है, 10 लाख रुपए का 10% हो गया 1 लाख। टोटल इनकम देखो कितनी है, मान लो कम है 80,000 90,000 कितनी भी हो सकती है। फिर टोटल इनकम का 25%, 90,000 का 25% करो, 25 में कितने होते हैं 225 ना। ठीक है, हाँ 225 और 5,000 पर मंथ, 5,000 पर मंथ कितने होते हैं 60,000 ईयरली। तीनों चीजें होगी, यहां आया 60,000, यहां आया आपका कितना 22,500, समझ रहे हैं, और यहां पे आपको आया जो उसका 10% था कितना 1 लाख। अब देख लो तीनों में से कम कौन सा है, दूसरे वाला। तो दूसरे वाला अगर कम है तो रेंट पेड रिलेटेड डिडक्शन उसको मिल जाएगी। याद रखना 5,000 जो पर मंथ आता है वो रेंट हमेशा उससे कम ही मिलेगा, ज्यादा नहीं मिलेगा।
समझ आई बात। ये आपका ATG और ATGG हो गया, ये 3 मोस्ट इंपोर्टेंट थे आपके लिए। अच्छा, दूसरी बात आपको और बता दूं, जो आपके आगे अंदर सेक्शन दे रखे हैं उसमें सिर्फ आपको पॉइंट पॉइंट याद रखने हैं। मेन सारी चीजें घुमा फिरा के यही देगा, सिर्फ आपको इनके अमाउंट्स याद रखना है कि किस में कितनी अमाउंट डिडक्शन है और कितनी नहीं है। बाकी कोई भी मुश्किल वाला बात नहीं है। अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप अपने C3 इंस्टीट्यूट के अंदर जाकर, चैनल के अंदर जाकर उसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को कहिए कि उन्हें ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ जो मैं आपको करवाऊं वो आप लिखते रहिए। चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और कोई भी आपको किसी भी टॉपिक में, किसी भी सब्जेक्ट, BCom +1 +2 CUT वाले भी बच्चे, अगर कोई भी सब्जेक्ट से रिलेटेड किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स के अंदर जाकर, ठीक है ना, तो आप उसमें अपनी प्रॉब्लम मुझसे शेयर कर सकते हैं। कोशिश रहेगी कि आपके लिए मैं इन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जल्दी से जल्दी कर सकूं, लेकिन आप जब तक बताओगे नहीं तो मुझे नहीं पता चलेगा कि किन बच्चों को, किन स्टूडेंट्स को कितनी प्रॉब्लम चल रही है। तो इसलिए वीडियो को अंत तक देखते रहिए, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और साथ ही साथ अपने दोस्तों से भी शेयर, सब्सक्राइब करवाना ना भूलिए। जय माता दी, गुड इवनिंग। हम मिलते हैं अगले चैप्टर कल। टैक्स की क्लास रहेगी हमारी 2 या 3 दिन की, और 2-3 दिन के अंदर आपका पूरा इनकम टैक्स के जो चैप्टर्स लिखवाए थे, क्या पता कल में ही हो जाए। ठीक है, जो लगेगा कि मेरे को कल में इंपॉर्टेंट कुछ है तो मैं आपको वो करवा दूंगा। बाकी तो आप लोग कर ही लोगे। और कुछ भी पूछना हो कि भी इंपॉर्टेंट क्या करें क्या नहीं करें तो आप मुझे बता सकते हो। ओके, आज मैं आपको इसके साथ साथ एक शॉर्ट वीडियो और डालूंगा। शॉर्ट वीडियो के अंदर जो डिडक्शन का परफॉर्मा है ATCT लेके ATU तक, वो आपको क्लियरली आपको शॉर्ट वीडियो में अपलोड करूंगा। तो आप साथ ही साथ मेरी शॉर्ट वीडियो को भी देखते रहिए और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। ओके, गुड इवनिंग, टाटा, बाय बाय, जय माता दी।